हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आनंद कोचिंग कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग पीछे चैप्टर में पढ़ रहे थे संसाधन, हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधन के विभिन्न प्रकार, जो आपके बुक में चैप्टर वाइज है। तो हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे भूमि संसाधन को। भूमि संसाधन के अंतर्गत हम पढ़े थे कि भूमि संसाधन क्या होता है, उनके विभिन्न स्वरूप को पढ़े थे, फिर उनके विभिन्न उपयोग के स्वरूप को पढ़े थे, भौतिक स्वरूप, मानवीय स्वरूप को, या भौतिक कारक, मानवीय कारक। फिर हम उसके स्वरूप को पढ़े थे, फिर मृदा को पढ़े थे, मृदा क्या है, मृदा निर्माण की क्या प्रक्रिया है, बहुत विस्तार से पढ़े थे। फिर मृदा के प्रकार पढ़े थे, 6 प्रकार के जो मृदा है। फिर हम लास्ट में पढ़े थे इसके संरक्षण के उपाय, और कुछ जो इससे पूछे गए प्रश्न हैं उनका हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा किए थे। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है आपका जल संसाधन है। क्या है? जल संसाधन है। तो जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 2 चीज से मिलकर बनी है, जल और भूमि से। तो पृथ्वी पर जो है सबसे ज्यादा जल की ही मात्रा है। क्या है? जल की ही मात्रा है। तो आखिर ये जल आता क्या है, कहाँ से, जल का स्रोत क्या है? तो सबसे पहले चर्चा हम लोग जल स्रोत के ही बारे में करेंगे। स्रोत का मतलब होता है उस चीज की उत्पत्ति, शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जल स्रोत है मतलब जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जल के स्रोत। तो जैसे आप लोग को पता है कि जल एक प्रकार का क्या है, जल जो है आपका एक प्रकार का और नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय नहीं, नवीकरणीय। लेकिन हमारे पृथ्वी पर जो है पीने योग्य जो जल है उसकी बहुत ज़्यादा, शुद्ध जल जो है उसकी ज़्यादा कमी है। बाकी जल की ज़्यादा मात्रा है हमारे पृथ्वी पर। हमारे पृथ्वी पर जो है जल 71% जल है। जल जो है टोटल जल जो है 71% जल है पृथ्वी पर। कितने परसेंट? 71%, याद रखेंगे आप लोग। और भूमि जो है वो भूमि मात्र 29% है। तो पृथ्वी पर जल के अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये आप लोग पूर्व के कक्षा में भी पढ़े होइएगा। तो पृथ्वी के कुछ भाग ऐसे हैं जिस भाग में जो है जल अधिक है और कुछ भाग में जल की कमी है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या है, ये 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े हुए कि विषुवत रेखा इसको 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो एक आपका बन जाता है क्या, एक बन जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। याद रखेंगे इसको, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़े होइएगा। गोलार्ध मतलब इसका जो आधा कटा हुआ भाग है उसको गोलार्ध बोलते हैं। कोई गेंद को अगर आप बीच से काट दीजिएगा तो काटने के बाद जो आधा हिस्सा बचेगा, कटोरी जैसा गोला, वो गोलार्ध होता है। तो हमारे पृथ्वी पर क्या है, हमारे पृथ्वी पर जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल ज्यादा है। क्या है? यानी भूमि ज्यादा है। और दक्षिण जो भाग है इसमें जल ज्यादा है। इधर क्या है? जल ज्यादा है, इधर भूमि ज्यादा है। तो जल अधिक जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। जल अधिक किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। और भूमि अधिक इधर है तो उत्तरी गोलार्ध में। तो इसे जिस भाग में जल अधिक पाया जाता है, जिस भाग में जल अधिक पाया जाता है उसे कहा जाता है जल गोलार्ध। इस कारण से क्या कहते हैं इसको? जल गोलार्ध। और जिस भाग में आपका भूमि ज्यादा है, जिस भाग में आपका भूमि ज्यादा है उसे कहते हैं हम लोग स्थल गोलार्ध। क्या कहते हैं? स्थल गोलार्ध। याद रखेंगे आप लोग अच्छा से इसको, स्थल गोलार्ध। क्या कहते हैं? स्थल गोलार्ध। जिस भाग में जल की अधिकता है वो जल गोलार्ध हो गया, जिस भाग में स्थल की स्थल की अधिकता है वो क्या है? आपके स्थल गोलार्ध है। क्या है? स्थल गोलार्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आपका जल है जो बताएं, और सबसे जो ज्यादा जल है किस गोलार्ध में?
तो दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग कहते हैं जल गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भूमि अधिक है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थल गोलार्ध। स्थल की अधिकता होने के कारण स्थल गोलार्ध, और जल की अधिकता होने के कारण इसको जल गोलार्ध कहते हैं। तो याद रखिएगा। अब बात आ जाता है जल। तो सबसे ज्यादा जल जो है, सबसे अधिक ज्यादा जो जल है 97% से भी अधिक, 96.66 या 77, 97% से भी अधिक जल जो है, से भी अधिक जल कहाँ पे पाया जाता है, महासागर में। कहाँ पाया जाता है, महासागर में। ये याद रखेंगे। तो इसके बाद जो शेष जल है आपका, वह या तो पर्वत पे बर्फ के रूप में रहता है, या फिर नदियां में, या फिर वाष्प बन के हमारे वातावरण में रहता है। इस तरीके से जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है, और जहां जहां जल पाया जाता है वो सब के सब क्या है, जल के आपके स्रोत हैं। वही हम इस जल स्रोत के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं कि जल स्रोत है क्या। तो जहां जहां जल पाया जाता है विविध रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, जल स्रोत कहते हैं। तो इसका परिभाषा वही है, जल स्रोत वे साधन है जिनसे हमें जल प्राप्त होता है, यानी जहां से जल की उत्पत्ति होती है, जहां से जल हमें प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, जल स्रोत। जल स्रोतों को उनके स्वरूप और उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित रूपों में बांटा जा सकता है। अब हम यहाँ से उनके स्रोत को पढ़ेंगे। तो जल स्रोतों को कितने रूपों में बांटा गया है, तो ये आपका यहाँ है, ये विभिन्न स्वरूप हैं जल स्रोत। देख लीजिए पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत। तो जो आपके क्या है, यहाँ पे कुछ पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमे हुए हैं, ये जो देख रहे हैं, जिसको हिमनद भी बोलते हैं। यही जब बर्फ पिघलता है तो कुछ जल जो है आपके नदी से बहते हुए आगे नदी में बहती है, तो नदी क्या हो गया, आपके जल के स्रोत हो गए। यही जल बहते हुए महासागर में चला जाता है, तो महासागर क्या हो गया, आपके जल के स्रोत हो गए। फिर इसी में जब धूप पड़ता है तो ये फिर वाष्पीकृत होकर के फिर ये वर्षा जल के रूप में आ जाते हैं। तो अगला जल स्रोत आपका वर्षा जल हो गया। और कुछ जल जो है रिस करके, यही जमीन पर से रिस करके, देख रहे हैं ना इधर, इसी में से रिस करके जमीन के नीचे चला गया है। ये देख रहे हैं ना, ये जो हम चापाकल से या मोटर से या ट्यूबवेल से, पंप से जो निकालते हैं चला करके, वो भूमिगत जल है। तो जल के कितने स्रोत हो गए आपके, मुख्य रूप से जल के 4 स्रोत कह सकते हैं। एक आप कह सकते हैं भूमिगत जल, जो जमीन के नीचे रहता है। एक होता है भूपृष्ठीय जल, जो जमीन के ऊपर पाया जाता है, जैसे नदी का जल, महासागर का जल, तालाब का जल, जो आपका जमीन के ऊपर पाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग भूपृष्ठीय जल। एक जल है तुम्हारा जो जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है वायुमंडलीय जल। और फिर इसके बाद आपका बच जाता है जो हिमनद के रूप में, जो बर्फ पर पहाड़ों के रूप में जमा हुआ जल है, उसे हम लोग हिमनद बोलते हैं। तो अब हम बारी बारी से यहाँ से सभी जल स्रोतों को देखेंगे। चलिए, जिसमें सबसे पहला जो जल है, जल का स्रोत है, वह है आपका वर्षा जल। क्या है, वर्षा जल। तो जल का जो विभिन्न रूप है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो ये अलग अलग आपके पिक्चर आपको समझाने के लिए दिया गया है कि जब आसानी से आप समझ पाए। तो वायुमंडल से वर्षा के रूप में प्राप्त होने वाला जल वर्षा जल कहलाता है। जो जल बारिश होता है और बारिश के बाद जो जल हमारे पास आता है उसे हम वर्षा जल कहते हैं। और ये सबसे शुद्ध जल होता है। जल का सबसे जो शुद्धतम रूप होता है वह वर्षा जल होता है। और ये सभी जल का स्रोत होता है, क्योंकि यही जल जो है रिस करके जमीन के नीचे चला जाता है तो आपका भूमिगत जल बन जाता है। और यही जल फिर आपका क्या होता है, जब वाष्पीकृत होता है तो वातावरण में जलवाष्प बन के चला जाता है, फिर यही नदी में बहती है, यही तालाब में बहती है, यही सभी जल का स्रोत है। तो वर्षा जल पहला स्रोत हो गया जल प्राप्त का। दूसरा स्रोत है आपका सतही जल। क्या, सतही जल। इसी को हम लोग बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसी को कहते हैं भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल जो भूमि के ऊपर में और या भूमि के सतह पर पाया जाता है, उसी को कहते हैं भूपृष्ठीय जल। जैसे कि ये सब देखिए आप, ये सब के सब जो है आपके ऊपर में, जैसे ये यहाँ पे देखिए नदी बह रही है, तो नदी क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। नदी इसका उदाहरण हो गया। यहाँ ये कोई तालाब झील है, ये आप इसको तालाब बोल सकते हैं, तालाब हो गया।
या फिर आपका क्या हो गया, झील हो गया, और या फिर इधर आप ये नहर कह सकते हैं। ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? ये सब के सब आपके सतही जल के उदाहरण है। पृथ्वी की सतह पर प्रभावित या संचित, संचित मतलब जमा, प्रवाहित या संचित जल को सतही जल कहते हैं। उदाहरण के लिए नदियां, झील, तालाब, बांध, नहर। बांध बना करके यानी पानी को, जो बहता हुआ पानी को जो हम घेर देते हैं बांध बना करके, उसे कहा जाता है आपका कौन सा जल? आपको कहा जाता है उसको बांध वाला जल, जिसको बांध लगा करके हम रोक देते हैं। ठीक, ये नहर जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये जल का दूसरा स्रोत हो गया पृथ्वी पर। अब बात कर लेते हैं अगले स्रोत के बारे में। तीसरा जो स्रोत है आपको, उसको कहते हैं भूजल स्रोत, या इसी को कहते हैं भूमिगत। क्या कहते हैं? भूमिगत जल स्रोत। क्या कहते हैं? भूमिगत जल। क्या कहते हैं? भूजल को ही भूमिगत, जो भूमि के नीचे, जमीन के नीचे से जो प्राप्त होता है। जैसे कि ये देख लीजिए, आपका यहाँ पर है कुआं। ये क्या है आपका? कुआं। यहाँ पे है आपका कुआं। कुआं से जो हम निकालते हैं वो जमीन के नीचे वाला पानी होता है। ठीक ना? इसके बाद है आपका अगला, ये आपका ट्यूबवेल है, जिसको हम लोग नलकूप बोलते हैं। ट्यूबवेल या नलकूप बोलते हैं। नलकूप बोलते हैं हम उसको। ध्यान से इधर समझिए। अब है ये चापाकल। आप सबको ये सब देखे होइएगा आप लोग। ये सब के सब क्या है? जल के अलग अलग स्वरूप है, स्रोत है। ये सब किस जल के स्रोत के स्वरूप है? तो भूमिगत जल या भूजल के। तो भूमि के नीचे से चट्टानों और मिट्टी की दरारों में संचित जल को भूजल कहते हैं। जो वर्षा का जल सतह पे गिरता है वही रिस करके अंदर जो है जमा हो जाता है, और फिर हम उसको इन सब माध्यमों से, कुआं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, या फिर क्या करते हैं, चापाकल से जो बाहर निकालते हैं मोटर वगैरह लगा करके। तो ये सब के सब किसके उदाहरण होंगे? भूजल स्रोत के। उम्मीद है सबको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, अब चौथा जो जल के जो बताए थे हम आपके स्रोत, वो बताए थे हिम नदी, जिसको हम लोग ग्लेशियर भी बोलते हैं। यानी कि बर्फ जब के रूप में जब पहाड़ बन जाता है जम करके, जल जब बर्फ बन जाता है जम करके पहाड़ जैसा, तो उसे कहते हैं हम लोग कौन सा जल का स्रोत? हिम नदी, या फिर उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। तो पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर जहाँ तापमान कम होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में जमा जल को हिमनद कहते हैं। ठीक, और ये कई नदियों के प्रमुख जल स्रोत है। यही बर्फ पहाड़ का जब बर्फ पिघलता है तो देख रहे हैं ना, ये नदी के रूप में इस तरीके से बह करके पानी बाहर आता है आपका। नहीं तो ये तापमान जब कम रहता है तो इस रूप से पहाड़ों पर देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये जमा रहता है। ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है सब, तो ये आपका बर्फ ही है। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब टुकड़ा सब जो देख रहे हैं, ये सिल्ली सब, ये सब के सब जो है ना बर्फ है। ये व्हाइट वाला सब के सब क्या है? ये बर्फ जमा हुआ है, और यही जब पिघलता है तो नदी में पानी आता है। तो ये जल के चौथे स्रोत हो गए। तो जल जहां से प्राप्त होता है उसे हम लोग जल स्रोत के नाम से जानते हैं। और आपके बुक में ये 4 प्रकार के जल स्रोत बताए गए। एक और है, पांचवा, समुद्री जल। इसी को कई सारे लोग महासागरीय जल भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? महासागरीय जल, समुद्री जल या फिर महासागरीय जल। समुद्र और महासागरों में पाए जाने वाला खारा नमकीन जल को खारा जल बोलते, समुद्री जल कहलाता है या महासागरीय जल कहलाता है। यह पीने योग्य नहीं होता है, और हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इसी की मात्रा है। बोले ना, जो टोटल जल है उसका 97% जो जल है महासागर में है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है। तो ये तो है हमारे यहाँ नवीकरणीय संसाधन, लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी जो जल है वो बहुत कम है। वो मीठा जल जिसको कहते हैं, शुद्ध जल जिसको कहते हैं, मृदु जल। तो ये सब जो जल आपको दिख रहा है समुद्र में, ये सारे के सारे आपका जो है नमकीन जल है, खारा जल है, लेकिन ये भी जल का एक स्रोत है। यही जल फिर जब वातावरण में गर्मी होती है, सूर्य का तापमान तेज होता है, तो ये सब फिर वाष्पीकृत होकर वातावरण में जाते, फिर बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो इस तरीके से आपके जल के जो स्रोत है ये थे 5। और ये छठा है मानव निर्मित जल स्रोत। मानव ने भी बहुत सारा ऐसा जल स्रोत बनाए हैं। जैसे ये देखिए बांध, यही है बांध आपका, डैम देख रहे हैं ना, यहाँ नदी के मार्ग में बहुत ऊंचा दीवार खड़ा कर दिया है और उधर का पानी को रोक लिया है। तो ये पानी जमा रह जाएगा, पानी जाएगा नहीं बह करके आगे नदी में, बहेगा नहीं, खराब नहीं होगा, और फिर इसका उपयोग अलग अलग कामों में, सिंचाई वगैरह के लिए जरूरत के हिसाब से किया जाता है।
तो ये आपका हो गया यहाँ पे बांध। और फिर इधर है आपका, ये क्या देख रहे हैं, इधर जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जलाशय तालाब टाइप का है, जिसको आप लोग तालाब या जलाशय बोल सकते हैं। तालाब है ये क्या है आपका, तालाब है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब ये है टैंक, वाटर टैंक। ये अधिकतर आप लोग अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं पानी का टंकी देखते हुएगा। ये मानव के द्वारा जल को भंडारित करने के लिए किया जाता है, वाटर टैंक, पानी टंकी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये 6 जो है आपके जल के स्रोत है, यहाँ से जल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार के जल के स्रोत है। जैसे कि तालाब पूछ लेगा तो किस प्रकार के जल के स्रोत से ये आते हैं। तालाब आपका भूपृष्ठीय जल है, या सतही जल है, क्योंकि ये जमीन के ऊपर रहता है। समुद्र सतही जल है। चापाकल से जो पानी निकलता है वो भूमिगत जल है। तो ये जल जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जल संसाधन, ये उसका स्रोत का उदाहरण था कि पानी हमारे पास आता कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात था। अब हम लोग मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इनसे रिलेटेड उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। इसके नाम में ही छुपा हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। बहु मतलब होता है बहुत सारा, उद्देशीय मतलब होता है बहुत सारा उद्देश्य, बहुत सारा ऐसा जरूरत। तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जिस काम को किया जाता है, जिस योजना को लाया जाता है, उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर अवेलेबल है, तो उसका सही से यूज कैसे करेंगे और बहुत सारे कार्यों के उद्देश्यों को कैसे पूर्ति करेंगे, वह आपका ये परियोजना करवाता है। कैसे कराता है, तो बहुउद्देशीय परियोजना ये पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चंस की बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना वह परियोजना होती है जिससे एक ही समय में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। बोले ना, एक ही बार काम करके जब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है तो उसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य जल का अधिकतम और संतुलित उपयोग करना, यानी जल का सही सही इस्तेमाल करना ही इसका मेन उद्देश्य है। और इससे एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्यों के पूर्ति किया जाता है, इसलिए इस परियोजना का नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। देखते हैं क्या क्या इससे क्या क्या उद्देश्य पूर्ति होता है। तो इससे पहला उद्देश्य, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से सिंचाई की सुविधा मिलती है। इसको इसलिए इस योजना को इसलिए लाया गया क्योंकि इससे पहला काम जो होता है सिंचाई का आपूर्ति होता है। दूसरा जल विद्युत, यानी पानी से बिजली का उत्पादन होता है, जिसको जल विद्युत कहते हैं या पन बिजली भी बोलते हैं। दूसरा है बाढ़ नियंत्रण किया जाता है। पेयजल की आपूर्ति, जहां पीने की पानी की कमी है वहां पर बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, मत्स्य पालन, परिवहन को बढ़ावा मिलता है। मछली को पाला जाता है। पानी में बहुत सारे जगह पे आने जाने के लिए समुद्री मार्ग या नदियों में मार्ग बनाया गया है। आने जाने की जो व्यवस्था है उसे कहते हैं परिवहन। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं परिवहन। तो परिवहन को बढ़ावा मिलता है। और भारत में इसके लिए जो परियोजना लाए गए हैं बहुउद्देशीय परियोजना, उसमें से है भाखरा नांगल, नाम है ये भाखरा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीरा कुंड परियोजना, ये सब बहुउद्देशीय परियोजना के उदाहरण हैं। तब कहोगे सर ये बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है, तो देखिए क्या होता है। ये है बहुउद्देशीय परियोजना। देख रहे हैं ये एक नदी है और इस नदी पर क्या कर दिया गया है, ये वाला बांध बना दिया गया है, ये डैम बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है, डैम यानी बांध बना दिया गया और नदी के पानी को रोक लिया गया है। अब क्या किया जाता है, इस पर से देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे नहर निकाल दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ एक फाटक लगा दिया गया है। ठीक, और इस नहर से क्या किया जा रहा है, देख रहे हैं ना अगल बगल का खेत कितना हरा भरा है। एक पहला काम सिंचाई बताए थे ना, तो यहाँ देख रहे हैं ना, इससे सिंचाई की आपूर्ति की जा रही है नहर बना करके। दूसरा काम क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मछली वगैरह भी पाला जा रहा है। यहाँ पर बिजली का भी पानी का को जो रोक करके इसको एक विशेष प्रेशर के साथ इसको छोड़ा जाता है और फिर यहाँ पर बिजली बनता है और बिजली उत्पादन करके दूर दूर तक इसको भेजा जाता है। देख रहे हैं ना, दूर दूर तक भेजा जा रहा है। इधर खंभा उम्बा लगा है, एकदम से बिजली जा रहा है यहाँ बन करके, यहाँ पे इसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है। फिर क्या किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि कभी कभी नदी में ज्यादा बाढ़ आ जाता है तो पानी को
यहाँ पे रोक लिया जाता है और उसका सही इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार कई गांव में पानी चला जाता है और कई सारा गांव बह जाते हैं बाढ़ के कारण। तो बाढ़ को कंट्रोल करना, बिजली उत्पादन करना, सिंचाई की सुविधा, फिर है पीने वाला, देख रहे हैं ना यहाँ पर प्यूरिफायर वाला लगा दिया गया है। इस पानी को यहाँ पे साफ उफ करके पाइप से फिर पीने वाला पानी भी इससे उत्पादन किया जा रहा है। तो और भी बहुत सारा काम इससे किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम ही हुआ बहुउद्देशीय परियोजना। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा काम को किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही ना बताए कि बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वह परियोजना होती है जो एक ही समय में बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो बहुत सारे उद्देश्य कौन कौन सा है आपका, तो देख लिए। सिंचाई की सुविधा दिया जा रहा है, जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, बाढ़ नियंत्रण किया जा रहा है। जब ये बना दिया जाता है बांध, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने फिरने भी आते हैं, तो पर्यटन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। लोग इसको देखने घूमने आते हैं और इससे सरकार को पैसा होता है। पर्यटक लोग जब घूमने आते हैं यहाँ पर पर्यटन के लिए, तो सरकार उससे पैसा भी लेती है। इन सब में नाव वाव भी चला दिया जाता है, लोग इस पे बैठ करके घूमते फिरते इसका आनंद लेते हैं। तो इस तरीके से कितना सारा काम हो रहा है। तो एक ही काम को कर करके जब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है, यानी बहुत सारे जरूरत को पूरा किया जाता है, तो उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। और इसमें है नदियों पर बांध बना करके ये उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। और यही जो बांध था आपका यहाँ पर, इस सब का इस तरीके का भारत में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसमें ज्यादा जल बहती हैं, वहां पर ये बांध बनाया गया, जिसमें भाखड़ा नांगल है, दामोदर परियोजना है, हीराकुंड है। तो ये अलग अलग परियोजना के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से, ये किस नदी पर है और ये कैसे काम करती है, लेकिन सब में इतना ही काम होता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पर। तो इसी बांध को जो है, ये जो बांध बनाया गया था नदियों पर, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था, भारत का मंदिर कहा था। तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है एग्जाम में कि किसने जो है देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि नदियों पर जो बांध बनाया जा रहा है ये भारत की मंदिर है, और ये क्या करती है आपके बहुत सारे जरूरतों की पूर्ति करती है। तो ये आप समझ गए जल स्रोत क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। अब हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है जल संकट। आपको अभी जस्ट बताएं कि जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमारे पास पीने वाले जल की जो है भारी कमी है। मीठे जल की मात्रा बहुत कम है, 1% से भी कम जो है हमारे पास पीने योग्य यानी शुद्ध जल जो है उपलब्ध है। इसलिए हमारे पास जो पीने वाले जो जल की उपलब्धता है उसमें जो कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं जल संकट। अगर आपसे पूछ ले कि जल संकट क्या है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, जल संकट क्या है, तो जल संकट वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में लोगों कृषि और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। यह समस्या बढ़ती जनसंख्या, कम वर्षा, जल के अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण और जल के अपव्यय मतलब बिना मतलब का खर्च के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जल संकट का अगर हम परिभाषा बोले तो एक ही लाइन में है कि जल का अनुपलब्ध होना, यानी जल का उपलब्ध नहीं होना ही क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। और कौन कौन चीज के लिए जल नहीं उपलब्ध होता है, तो पीने के लिए कुछ जल की उपलब्धता नहीं होता है। ये क्यों होता है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण होता है। वर्षा जब कम होता है तब ऐसा समस्या होता है। जल के अत्यधिक दोहन मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च, और जल प्रदूषण, और जल को जब हम खराब करेंगे और बिना मतलब का खर्च करेंगे तो इससे क्या होती है, जल संकट उत्पन्न होता है। जल संकट का प्रभाव मानव जीवन, कृषि उत्पादन और पर्यावरण पर पड़ता है। पानी की कमी होगा तो स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले तो हम लोग ही मरेंगे, पीने की पानी की कमी हो जाएगी, जरूरत पूर्ति नहीं होगा, कृषि नहीं होगा क्योंकि खेती करने के लिए पानी चाहिए, और पर्यावरण में जो पेड़ पौधे वृक्ष है जीव जंतु उसको भी तो नहीं जल मिलेगा, तो उनमें भी तो ह्रास आएगा, उसमें भी तो कमी आएगी। इन समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और संतुलित उपयोग आवश्यक है। तो आप कैसे इससे निपटिएगा, तो सबसे पहले आप जल को बचाइए, जल को प्रदूषित होने से बचाइए, बिना मतलब का अपव्यय नहीं कीजिए। तो वही है जल संरक्षण और वर्षा जल को आप बचाइए, उनको बर्बाद नहीं होने दीजिए, और सही तरीके से इसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आपका जल संकट कहलाता है। ठीक ना। देखिए जल संकट जब होता है तो क्या होता है, ये सब समस्या आती है। क्या आती है,
बिजली जो बन रहा था वो नहीं बनेगा, वातावरण का माहौल पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने लगता है, मिट्टी कमजोर होता है, वनों का ह्रास होता है, पेयजल की गंभीर कमी, पीने वाले पानी की कमी हो जाती है, जो जलीय जीव है वो मरने लगते हैं, खेत सूखने लगते हैं, फसल सूखने लगते हैं। देख रहे हैं ना, एकदम सुखाड़ पड़ गया है, दरार आ गया है। भूजल यानी जमीन के नीचे से भी पानी निकलना बंद हो जाता है। चापाकल देखते होइएगा ना, बहुत सारे शहरों में संकट आ गया है, अब जमीन के नीचे से पानी ही नहीं निकलता है, चापाकल है सूख गए हैं, जमीन से पानी ही नहीं निकलता है, तो फसल नष्ट होता है। तो ये सब जल संकट के कारण समस्या होती है। ठीक, तो जल संकट से बचना बहुत ही जरूरी है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? जल संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे? जल संरक्षण करेंगे। तो जल संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, अगले क्लास में इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होइएगा। तो आज हमने क्या क्या जाना, शुरू से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना, जल स्रोत है क्या, जल स्रोत को जाना, यानी जल कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो लगभग 6 जल स्रोत को हमने समझा। तो साथ ही ये भी जाना था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल है, और किस भाग में जल अधिक है, तो दक्षिणी भाग में अधिक है, इसलिए दक्षिणी भाग में जल की अधिकता होने के कारण इसे कहते हैं हम लोग जल गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में जल की कमी होने के कारण इसको कहते हैं हम लोग क्या, स्थल गोलार्ध। और फिर हम विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों को पढ़े थे। तो जो जमीन के ऊपर जो जल है उसे कहते हैं भूपृष्ठीय जल, जो जमीन के नीचे उसे कहते हैं भूमिगत जल। ठीक, जो पहाड़ों पर है बर्फ के रूप में उसे कहते हैं हिम नदी या ग्लेशियर, और साथ ही जो वातावरण में है उसे कहते हैं वायुमंडलीय जल, जो जलवाष्प के रूप में। तो ये विभिन्न प्रकार के हम लोग जल स्रोत पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले वर्षा जल था, दूसरा हमारा सतही जल था जो जमीन के सतह पर पाया जाता है। फिर पढ़े थे हम लोग क्या, भूमिगत जल, जो भूजल जो जमीन के नीचे पाया जाता है। फिर समझे थे कि हिमनद, हिमनद उसके बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे क्या, समुद्री जल, जो जमीन समुद्र में पाया जाता है, महासागर में जो जल पाया जाता है, जो नमकीन जल है, जो खारा जल होता है, जो हमारे लिए उपयोगी बिल्कुल नहीं होता है। फिर हम लोग पढ़े थे मानव निर्मित जल स्रोत, मानव ने जो जल का स्रोत बनाया है अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए, वो जो जल स्रोत है, जैसे कि बांध बनाया गया है मानव के द्वारा, तालाब बनाया जाता है, पोखरा जो खोना जाता है, फिर टैंक बनाया जाता है, वाटर टैंक, पानी टंकी विभिन्न जगह पे आप देखते हुए कि बड़े बड़े इस तरीके का टैंक लगा रहता है। ये थोड़ा पुराना वाला था, नया वाला भी और इससे मॉडर्न दिखता है। फिर पढ़ाया आप लोगों को बहुउद्देशीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसको जो है आप मोस्ट भी आई समझिए, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसको अच्छा से समझिएगा और याद रखिएगा परिभाषा कि बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। तो जब नदियों पर बांध बना करके जब बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूर्ति किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। और इसके लिए क्या किया जाता है, तो नदियों पर बांध बनाया जाता है, और बांध बना करके बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है। कौन सा उद्देश्य, तो बिजली का उत्पादन, सिंचाई की सुविधा, बाढ़ पर नियंत्रण, फिर कहते हैं मत्स्य पालन, पेयजल, पर्यटन, ये सारे चीज की आपूर्ति की जाती है। फिर है अगला आपका जल संकट। जल संकट पे बात किए थे, पानी की अनुपलब्धता, पानी की कमी ही क्या कहलाती है, जल संकट कहलाती है। और जल संकट किससे आती है, तो जल की अत्यधिक खपत के कारण, अत्यधिक दोहन के कारण, जल प्रदूषण के कारण, वर्षा के कमी के कारण और बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या होती है, जल की कमी होती है। तो इसको हम लोग जल संरक्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हम लोग इनके ऊपर जो है, जल को बचाने के ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए रखते इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, ठीक ना, और इसको अच्छा से रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।